हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 267, ठीक है, यानी 267। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करें, मैं ये प्रश्न फिर से ले रही हूं वीडियो में ताकि सीक्वेंस सही से बना रहे, ठीक है। ध्यान देना। प्रश्न है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद, दोस्तों दोबारा से प्रश्न को देखें। रोमांटिसिज्म यानी हिंदी में स्वच्छंदतावाद, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी भाषा में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग स्वच्छंदतावाद, ठीक है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। स्वच्छंदतावाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। इनके अलावा ऑप्शन ए, प्रकृति पर्यवेक्षण स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। प्रेम चित्रण स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। कथा गीत प्रयोग ये भी स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। जो नहीं है वो कौन सी है? ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में रचना करना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो नहीं है वाला प्रश्न है, ऑप्शन डी सही उत्तर है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। स्वच्छंदतावादी काव्य वह काव्य है जिसमें उस भावुकतामय जीवन की प्रधानता हो जो कल्पना की दृष्टि से उद्दीप्त अथवा निर्दिष्ट हुआ हो और जिसमें स्वयं कवि की आत्मा इस कल्पना दृष्टि को सशक्त बनाती एवं निर्देश करती रहती हो। ठीक है, एक बार फिर से सुनना। स्वच्छंदतावादी काव्य वह काव्य है जिसमें उस भावुकतामय जीवन की प्रधानता हो जो कल्पना की दृष्टि से उद्दीप्त अथवा निर्दिष्ट हुआ हो और जिसमें स्वयं कवि की आत्मा उस कल्पना दृष्टि को सशक्त बनाती एवं निर्देश करती रहती हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है। देखते हैं स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं। तो गौर करेंगे दोस्तों, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, ध्यान से सुने। स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, पहली विशेषता क्या है? शास्त्र बहिर्मुत। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, ठीक है। शास्त्र बहिर्मूर्त होगा ये, ठीक है। शास्त्र बहिर्मूर्त कल्पित देशों, मध्य युग या अतीत युग के राष्ट्रीय गौरव के आकर्षण दृश्य तथा मोहक संस्कृति का मनोहर चित्रण। स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है? ध्यान से सुने। शास्त्र बहिर्मूर्त कल्पित देशों, मध्य युग या अतीत युग, ठीक है, के राष्ट्रीय गौरव के आकर्षण दृश्य यानी राष्ट्रीय गौरव के आकर्षण दृश्य तथा मोहक संस्कृति का मनोहर चित्रण हमें स्वच्छंदतावाद में मिलता है। दूसरा बिंदु है इसका, रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना। क्या कह रहे हैं? रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना। ठीक है, रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना भी स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। फिर है दोस्तों, प्रकृति को व्यक्तिगत और अव्यवहित प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय समझना और विशेष भाव से उसके उद्धृत और उद्दाम वेग वाले रूप पर बल देना। ठीक है, प्रकृति को व्यक्तिगत और अव्यवहित प्रत्यक्ष
अनुभूति का विषय समझना और विशेष भाव से उसके उद्धत और उद्दाम वेग वाले रूप पर बल देना स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। ठीक है, रहस्यवाद और अति प्राकृत, ध्यान से सुने, रहस्यवाद और अति प्राकृत तत्व में विश्वास करना स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। ठीक है, फिर सुने स्वप्न लोक, ध्यान से सुने, स्वप्न लोक अवचेतन चित्त यानी अवचेतन मन और आवेश अवस्था की बातें स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। क्या कह रहे हैं? स्वप्न लोक की बातें करना, अवचेतन मन की बातें करना या फिर आवेश अवस्था की बातें करना, ये सभी क्या हैं? स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अच्छे से पढ़ें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी, कल्पना व्यापार का महत्व, कल्पना व्यापार का महत्व स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। बाकी बाह्य भावावेग पर बल देना स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल देना स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल देना यह भी स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। जो नहीं है वह है कल्पना व्यापार का महत्व। ठीक है, यह स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न की व्याख्या है, देखते हैं क्या क्या है, गौर करें दोस्तों। सबसे पहला बिंदु है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। स्वच्छंदतावादी साहित्य कैसा साहित्य है? आंतरिक अनुभूतियों का साहित्य है, यह काव्य है, दोनों बातें एक ही है। फलतः इसमें भावावेग को उच्छल प्रवाह बहता है, फलतः इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है। किसमें? स्वच्छंदतावादी साहित्य में। ठीक, बिंदु 2, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्ति परक होता है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्ति परक होता है। कौन सा साहित्य? स्वच्छंदतावादी साहित्य। अर्थात कवि बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता जितना अपने आप को देता है। ठीक है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्ति परक काव्य होता है। ठीक है, अर्थात कवि इसमें बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता जितना कि वह स्वयं को देता है। ठीक, तीसरा बिंदु है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से युक्त होता है। यह यानी कि स्वच्छंदतावादी साहित्य सभी प्रकार की रूढ़ियों से युक्त होता है, इसीलिए इसमें अभिनवत्व और अद्भुतता के तत्व निहित रहते हैं। ठीक है, यह सभी प्रकार के रूढ़ियों से युक्त होता है, इसलिए इसमें अभिनवत्व और अद्भुतता के तत्व निहित रहते हैं। फिर है दोस्तों बिंदु 4, क्या है? अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, इसीलिए कहीं कहीं रहस्यात्मकता का पुट भी इसमें आ जाता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, इसलिए कहीं कहीं रहस्यात्मकता का पुट भी हमें स्वच्छंदतावादी साहित्य में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला बिंदु है, ध्यान देना दोस्तों, क्या है अगला बिंदु? इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। ठीक है, किसमें? स्वच्छंदतावादी साहित्य में, ध्यान रखें। फिर है छठा बिंदु, यह भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम होता है।
यह भाव यानी कि भावों की प्रधानता इसमें ज्यादा मिलती है बजाय रूप प्रधान के। रूप प्रधान से क्या अभिप्राय है, यानी भाषा की दृष्टि से। ठीक, कवि की यानी कला पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें। ठीक है, ध्यान दें, कवि की प्रवृत्ति, कला पक्ष नहीं, मैंने गलत बता दिया, कला पक्ष का संबंध तो भाषा से ही होता है। ठीक है, भाव पक्ष ज्यादा प्रधान होता है इसमें। ठीक है, स्वच्छंदतावादी साहित्य में। ठीक, ध्यान दें, कवि की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है, यानी कि आत्म केंद्रित होता है इसमें कवि। ठीक है, तो कवि की प्रवृत्ति कैसी होती है, अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है, अपनी उक्ति को सजाने संवारने की कम होती है। वह अपनी उक्तियों को सजाने संवारने में समय नहीं बिताता बजाय अपने भावों को व्यक्त करने के। ठीक है, तो वह अपने भावों को ज्यादा व्यक्त करता है। ठीक है, कौन, स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, तो ये कुछ व्याख्या थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे स्वच्छंदतावादी साहित्य की। ठीक है, विशेषताओं में से। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। तो नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, ऑप्शन ए वीरेंद्र मिश्र जी। वीरेंद्र मिश्र जी, ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें दोस्तों, ध्यान देना जरा। वर्ष 1950 से 1955 के मध्य जिन गीतकारों के कविता संग्रह प्रकाशित हुए उनमें शिल्प की नवीनता, लोक तत्व, प्रकृति साहचर्य तथा सामाजिक मन स्थिति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, एक बार फिर से सुने। वर्ष 1950 से 55 के बीच जिन गीतकारों के कविता संग्रह प्रकाशित हुए उनमें शिल्प की नवीनता, ध्यान से सुनना, उनमें शिल्प की नवीनता, लोक तत्व, प्रकृति साहचर्य तथा सामाजिक मन स्थिति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, गीत का स्वभाव एक नए फौलाद, एक नए परिवेश की मांग करने लगा। गीत का स्वभाव एक नए फौलाद, एक नए परिवेश की मांग करने लगा। वर्ष 1951 से 52 की काशी में आयोजित, ये कह रहे हैं वर्ष 1951 और 1952, इससे हमने क्या देखा, 1950 से 1955 पूरा समय देखा। तो अब बात हो रही है 1951 से 52 की काशी में आयोजित नवगीत की नौका गोष्ठी। कौन सी, नवगीत की नौका गोष्ठी वर्ष 1955 में वीरेंद्र मिश्र का हालावाद के साहित्यकार सम्मेलन में, किसके, हालावाद के साहित्यकार सम्मेलन में नवगीत के आविर्भाव का संकेत मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक बार फिर से सुने। वर्ष 1951 से 52 की काशी में आयोजित नवगीत की नौका गोष्ठी, एक तो इसमें, दूसरी वर्ष 1955 में वीरेंद्र मिश्र का हालावाद के साहित्यकार सम्मेलन में नवगीत के आविर्भाव का संकेत मिलता है। ठीक है, मूर्धन्य, ध्यान से सुने, मूर्धन्य नवगीतकारों में वीरेंद्र मिश्र, धर्मवीर भारती, रविंद्र भ्रमर, नचिकेता, देवेंद्र शर्मा, महेंद्र शंकर, सूर्य भानु गुप्त, कैलाश गौतम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, शांति सुमन आदि के नाम हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन ले दोस्तों, ध्यान दें, मूर्धन्य नवगीतकारों में वीरेंद्र मिश्र, धर्मवीर भारती, रविंद्र भ्रमर, नचिकेता, देवेंद्र शर्मा, महेंद्र शंकर, सूर्य भानु गुप्त, कैलाश गौतम, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, शांति सुमन आदि के नाम उल्लेखित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। ठीक है, एक बार प्रश्न फिर से देख लें। हमारा प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। तो ऑप्शन ए वीरेंद्र मिश्र जी। वीरेंद्र मिश्र नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, गौर करें। हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। ठीक है, नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन डी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। प्रश्न की व्याख्या देखें दोस्तों। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनके अनुसार काव्य भाषा वह है जो काव्य के परंपरागत भेदक लक्षण, ध्यान से सुने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार काव्य भाषा वह है जो काव्य के परंपरागत भेदक लक्षण जैसे तुक, छंद, अलंकरण, लय, रस आदि, कौन कौन से? तुक, छंद, अलंकरण, लय, रस आदि, ये सभी क्या है? काव्य के परंपरागत भेदक लक्षण है। ठीक, इनके विलुप्त हो जाने के बाद शेष रह जाती है। इनके विलुप्त हो जाने के बाद शेष रह जाती है। यदि थोड़ी देर के लिए, ध्यान से सुने, यदि थोड़ी देर के लिए आधुनिक कविता की चर्चा छोड़कर प्राचीन कविता की भाषा को ही लें, जिसे प्राचीन आलोचकों ने छंद, अलंकार, रस आदि के द्वारा समझने समझाने की कोशिश की थी, तो क्या उस युग की कोई काव्य भाषा न थी? एक बार फिर से सुने, क्या कह रहे हैं ये? यदि थोड़ी देर के लिए आधुनिक कविता की चर्चा को अगर हम छोड़ दें, प्राचीन कविता की भाषा को ही लें, जिसे प्राचीन आलोचकों ने छंद, अलंकार, रस आदि के द्वारा समझने समझाने की कोशिश की थी, तो क्या उस युग की कोई काव्य भाषा न थी? तो ये कह रहे हैं कि क्या उस युग की फिर कोई काव्य भाषा नहीं थी। ठीक है, तो स्पष्ट है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, कौन? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, रस आदि को प्राचीन काव्य भाषा को समझाने का शास्त्रीय उपकरण न मानकर, ध्यान से सुने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी छंद, अलंकार, रस आदि को प्राचीन काव्य भाषा को समझाने का शास्त्रीय उपकरण न मानकर काव्य भाषा का वास्तविक अंग मानते हैं। काव्य भाषा का वास्तविक अंग मानते हैं। देखते हैं आगे व्याख्या। तो गौर करें दोस्तों व्याख्या पर। ठीक है, इसीलिए वे कवियों की भाषा में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि आपकी कविता सचमुच प्रास के रजत पाश, क्या शब्द लिए हैं? प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है। ठीक है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। ठीक है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। कौन? किसकी कविता? तो ध्यान रखें, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। ठीक है, तो प्रास के रजत पास, ये शब्द याद रखें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न एक बार फिर से, यह व्याख्या ही सुने, पहले एक बार फिर से सुन ले, गौर करेंगे दोस्तों। स्पष्ट है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी छंद, अलंकार, रस आदि को प्राचीन काव्य भाषा को समझने का शास्त्रीय उपकरण न मानकर काव्य भाषा का क्या समझते हैं? वास्तविक अंग समझते हैं। इसीलिए वे कवि की भाषा में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि आपकी कविता सचमुच प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न फिर से। तो दोस्तों हमारा क्या प्रश्न है, गौर करें। प्रश्न है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, नानक दर्शन
नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो ऑप्शन डी जप्पू जी महाराज, ठीक है, सॉरी जप्पू जी, ठीक है। नानक दर्शन का सार तत्व है जप्पू जी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं ऑप्शन डी की व्याख्या, ठीक है, सॉरी प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, नानक दर्शन का सार तत्व है जप्पू जी, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न की व्याख्या देखें, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। नानक ने, ठीक है, गुरु नानक ने अनेक पदों की रचना की है जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो गुरु नानक के पद किस में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक। जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि नानक दर्शन का सार तत्व कौन है, तो आप बताएंगे जप्पू जी, ठीक। असादीवार, ध्यान से सुने, असादीवार, रहीरास तथा सोहिला, क्या नाम है? एक बार फिर से देखें, असादीवार, रहीरास और सोहिला, ठीक है, ये रहीरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? नानक जी की, ठीक है। असादीवार, रहीरास और रोहिला, ठीक। फिर है नानक देव जी। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं। कितने रूप? 3 रूप है नानक देव की काव्य भाषा के। कौन कौन से? हिंदी, फारसी और हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी। कौन कौन सी? हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी। ये सभी नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं, ठीक है। नसीहतनामा, ध्यान दे दोस्तों, नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है, ठीक है। ध्यान दें, नानक का अधिकांश साहित्य, गुरु नानक जी का अधिकांश साहित्य पंजाबी में ही है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर देखें, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो जो ज्यादातर इनका साहित्य है वह पंजाबी में ही है, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावलियों का इस्तेमाल भी किया है। किसने? गुरु नानक ने, ठीक है। तो एक बार चाहे तो फिर से सुने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों। ध्यान देंगे, गुरु नानक ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। असादीवार, रहीरास, सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से? ध्यान दें, हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी, ठीक। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप इन्होंने व्यक्त किया है। तो नसीहतनामा किसमें है? खड़ी बोली, ठीक है। ध्यान रखें, नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा में मिलता है, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये व्याख्या थी, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।